आज हम सभी वर्ग दसम के इतिहास विषय में पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के सारे बेसिक कंसेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में जो राष्ट्रवादी प्रक्रिया चल रही थी, इसके बारे में पाठ 1 में बताया गया है। तो पहला टॉपिक है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिख युग का शुरुआत हो गया। वियना सम्मेलन के बाद, किस सम्मेलन के बाद? वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। आगे देखिए, फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना हुई। पूछता है क्वेश्चन कि बुर्बो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना हुई। चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स 10 कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की थी। मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था 1831 में और यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था 1834 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्टर इनैमुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था? तो विक्टर इनैमुअल। क्या आंसर हो जाएगा? विक्टर इनैमुअल। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन छपता है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1862 ईस्वी में। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। अगर मेजनी अपना योगदान नहीं देता तो इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाता। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो हीगल था एक दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक था। हीगल एक दार्शनिक था। जलरेविन एक व्यापारियों की संस्था थी। जलरेविन क्या थी? जलरेविन एक व्यापारियों की संस्था थी। बिस्मार्क जो एक कूटनीतिज्ञ थे, उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क जो एक कूटनीतिज्ञ थे, उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। नहीं, 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट है। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि तुर्की में हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो 1829 में। और कहाँ हुई थी? तो तुर्की में। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अभी के पीरियड में इटली, जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई थी।
इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो ये जो तथ्य है, ये पाठ के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। इस पाठ में हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में। तो चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5/5/1818 याद रखिएगा आप लोग, 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जब हुआ था, कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के जो पिताजी थे, कार्ल मार्क्स के पिताजी हेनरिक मार्क्स थे, जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिताजी कौन थे? हेनरिक मार्क्स, और वो पेशे से क्या थे? एक प्रसिद्ध वकील थे। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। चलिए, कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की आत्मा की शिक्षा ग्रहण की। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। कार्ल मार्क्स जो था हीगेल के विचार से प्रभावित था। किसके विचार से प्रभावित था? हीगेल के। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचार से काफ़ी प्रभावित था। 1843 में उसने अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह कर लिया। कार्ल मार्क्स 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया। 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले। 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स किससे मिले? फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले, और यह मित्रता काफ़ी दिनों तक चली। मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। क्वेश्चन पूछता है, साम्यवादी घोषणा पत्र को किसने प्रकाशित किया? तो कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया। इसी को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इस घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। चलिए, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स सबसे महत्वपूर्ण कृति उसका है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका श्रेय भी कार्ल मार्क्स को ही जाता है। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछता है कि किसने नारा दिया? अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। अब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में दिया था। आगे, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो कि कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, 14 जुलाई 1889 में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ पेरिस में हुआ, 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ,
और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की घोषणा भी हुआ। तभी से प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, जिसका दूसरा नाम अक्टूबर क्रांति भी है। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1861 ईस्वी में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पहले से दास प्रथा चली आ रही थी और इस दास प्रथा को 1861 में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्रीमिया के युद्ध में रूस की बुरी तरह से हार हुई थी। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हो गई। 1904-05 के ईस्वी के रूस जापान युद्ध में भी रूस की हार हुई थी। 1904-05 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, जिसे जापान युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें रूस की पराजय हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, ने बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला, इसने बोल्शेविक क्रांति के काम को आसान कर दिया। चलिए अगला टॉपिक है खूनी रविवार। खूनी रविवार या लाल रविवार। खूनी रविवार को ही कहा जाता है लाल रविवार। यह घटना घटी थी 9 जनवरी 1905 को। नया कैलेंडर के अनुसार इस घटना को कहा जाता है 22 जनवरी 1905 ईस्वी को। इसमें जनता राजा के दरबार में गया था रोटी दो नारों के साथ, जिसमें जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो इसीलिए इसे कहते हैं लाल क्रांति, लाल रविवार, खूनी रविवार। तो खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? 9 जनवरी 1905 भी सही है और 22 जनवरी 1905 भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का एक समूह रोटी दो नारों के साथ नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। इसी बीच में जार की सेना ने इन पर गोलियां बरसा दिया। चलिए आगे जानते हैं। खूनी रविवार के बाद ड्यूमा संस्था का गठन हुआ था। खूनी रविवार के बाद किसका गठन हुआ था? ड्यूमा संस्था का गठन हुआ था। 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। वर्ष 1903 में बहुमत वाला दल यानी बोल्शेविक एवं अल्प बहुमत वाला दल मेंशेविक कहलाया। ये सब जो जितने सारे स्टार पॉइंट है ये पाठ के अंदर से है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नहीं, चलिए वर्ष 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ था। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1901 में हुआ था। सन 1975 ईस्वी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन 1975 ईस्वी में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किया गया। तभी से यानी 1975 के बाद से प्रत्येक साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका घोषणा कौन किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ। लेनिन ने अप्रैल थेसिस नामक दल की स्थापना की। लेनिन ने अप्रैल थेसिस नामक दल की स्थापना किया था। चलिए आगे है ब्रेस्ट-लिटोव की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था?
ट्रटस्की ने किया। चेका, चेका क्या था? चेका एक पुलिस संगठन था। चेका क्या था? चेका एक पुलिस संगठन था। लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1924 ईस्वी में दोस्तों लेनिन की मृत्यु हो गई। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। सर्वहारा वर्ग क्या था ना उस समय? सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग था जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल थे। वार एंड पीस मतलब हिंदी में युद्ध एवं शांति, यह एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना किया है लियो टॉलस्टॉय। किसने किया है? लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति नामक पुस्तक रचना किसने किया है? लियो टॉलस्टॉय। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स जो था यूरोपीय समाजवादी नहीं था, बाकी अन्य थे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में हो गई। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। लास्ट टॉपिक है स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु हो गई है। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा। इसको 2 बार 3 बार 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 देखिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब बनने लगे हैं पाठ के अंदर से बन रहे हैं, इसलिए ये सारे बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला पार्ट का या आगे जो भी वीडियो है आप सभी को नियमित रूप से देखने को मिले। धन्यवाद।